हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी पुलिस अपडेट्स में। देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है वो नवंबर या दिसंबर में होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो न्यू वैकेंसी आने वाली है आपकी 50 या 52 हज़ार, उसका एग्ज़ाम आपका नवंबर या दिसंबर में होगा। तो आप लोग अगर आज से तैयारी नहीं करते हो, आपके पास 5 से 6 महीना है, 5 महीना है लगभग। तो अगर आप लोग सीरियस नहीं लेते हो तो आप लोग ये समझ लीजिए, अपने वर्दी का मौका आप लोग भूल जाइए भाई, कि आपके बदन पर वर्दी कभी आएगी। क्योंकि वर्दी किनके पास जाती है? वर्दी उनके पास जाती है जो लोग अथाह मेहनत करते हैं, जो उस वर्दी के दीवाने होते हैं। उनके दिल में एक ही उनकी मोहब्बत होती है, एक ही उनकी आशिकी होती है, सिर्फ वर्दी के लिए उनकी मोहब्बत होती है। तो वर्दी उनके पास आती है, क्योंकि वर्दी उन लोगों के पास नहीं जाना चाहती है कि जो लोग मेहनत नहीं करते। क्योंकि आपको जॉब के बाद भी, जॉब लेने के बाद भी आपको मेहनत करना है। तो वर्दी के लिए आप लोग एक जुनून, एक जोश, एक हिम्मत आपके दिल में होना चाहिए, और मेहनत करने की हिम्मत तो आपके अंदर होना ही चाहिए। तो डेली आपके लिए मैं क्लास कराता हूँ हिंदी की, आपको इसको देखना है, और इससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। और जितने प्रश्न आपके सही होते हैं वो लोग भी आप लोग बताया कीजिए कि कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए भाई, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे कि सभी लोगों को मालूम पड़ जाए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो है आने वाली है, और इसकी तैयारी जो है यूपी पुलिस अपडेट्स चैनल पर शुरू कर दी गई है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अनुनासिक व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से होते हैं। तो बताइए भाई, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, बताइए। सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। वर्ण के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर, या वर्ग के पंचम अक्षर, बताइए इसका राइट आंसर। अच्छा, अनुनासिक व्यंजन यहाँ पर पूछा गया है, तो अनुनासिक स्वर क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जो हवा होती है ये हमारे मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो उनको हम लोग अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटा आ में अगर आप लोग चंद्रबिंदी ऊपर लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। छोटा आ में चंद्रबिंदी ऊपर लग गई तो ये क्या हो गया? अनुनासिक हो गया। तो आ बोलोगे आप लोग तो हवा जो है ना मुंह के साथ साथ नाक से भी निकल रही है। उसके बाद ये आपका हो गया बड़ा आ, उसके बाद आपकी ये हो गई छोटी ई। ठीक है, तो ये आपको अनुनासिक स्वर के बारे में याद रखना है। बात करते हैं अगर हम लोग अनुनासिक व्यंजन की, तो देखिए, जो आपने सुना होगा ना कि का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है। तो जो इसका का वर्ग का सबसे आखिर वाला अक्षर होता है, यानी कि पंचम अक्षर, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं, कौन कौन से वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं। जैसे कि आपका हो गया डा हो गया, उआ हो गया, णा हो गया, ना हो गया और मा हो गया। ठीक है, ये आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अनुनासिक का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुँह से, नाक या मुँह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि अनुनासिक का मतलब क्या होता है? अनुनासिक स्वर, यानी कि जब आपकी हवा मुंह के साथ साथ आपकी नाक से भी निकल रही है तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जिन लोगों का भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए भाई, कठोर तालु है, ओष्ठ है, मूर्धा है, या दंत है? टा वर्ग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं मैं आप सभी को बता देता हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भाई, आपको याद रखना है। तो टा हो गया, ठा हो गया, ड़ा हो गया, ड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला रणा भी आता है। उसके अलावा शाह भी आता है आपका टा वर्ग में, और रण भी आपका आता है टा वर्ग में। तो इतने सारे वर्ण आते हैं भाई, आपको याद रखना है। तो ये आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा बताना है आपको? मूर्धा हो जाएगा। मूर्धा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बात आपको याद रखना है। दंत की अगर हम लोग बात करें तो दंत में कौन कौन से वर्ण आते हैं मैं आपको बता दूँ, कौन कौन से आते हैं? ता, था, द, ध, न, ये आपका आ गया। उसके अलावा सा, रा, ला, ये भी वर्ण जो हैं आपके ना दंत व्यंजन में आते हैं। क्यों? दंत में कोई भी दांत से चीज़ काटना कैसी होती है भाई? सरल होती है। तो सरल में जो वाले वर्ण आपके आ रहे हैं वो सारे दंत वर्ण कहलाएंगे, ये बात आपको याद रखना है। ओष्ठ की बात अगर हम लोग करें तो पा, फ, ब, भ, मा हो गया। पा, फ, भ, ब, भ, म, ये वर्ण जो है आपके किस में आते हैं? ओष्ठ में आते हैं, बात आपको याद रखना है। उसके अलावा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये भी आपके ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, ओष्ठ स्वर कहलाते हैं। तो इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखना है। आप सभी के लिए इस बार क्या करना भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका पेपर निकलवा देंगे, आप लोग फिक्र मत कीजिए। हिंदी के सेक्शन में हम लोगों ने क्या टारगेट किया है कि 37/37 आप लोग नंबर लेकर आओगे। तो देखिए, हिंदी अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें ना, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का पेपर होता है, इसमें अगर आप लोगों के 2 सब्जेक्ट कठोर हैं,
2 सब्जेक्ट बढ़िया करके अगर आप लोगों ने तैयारी कर लिए ना, तो आपका ये समझ लो सिलेक्शन पक्का हो जाता है। वो 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक है आपका हिंदी और दूसरा है रीजनिंग। हिंदी में अगर आप लोग क्या कर दो, 37 में से 37 कर दो, चलो मैं 37/37 नहीं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ आपने अगर 35 कर दिए। उसके बाद रीजनिंग में आते हैं 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन में से मैं आपके 50 आराम से करवा दूंगा, क्योंकि भैया देखिएगा प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग हर एक प्रैक्टिस सेट में 50/55 करोगे, 50 में से 55 करोगे, तो यहाँ पर आपका स्कोर कितना हो जाता है? 85 स्कोर हो जाता है। और आपको पास करने के लिए मात्र 110 नंबर लाना है, 105 है, 110 नंबर ऐसे लाना है, तो कितने होगा भाई? तो कुल मिला के आपके 25 ही तो बचे। अरे भाई 85 आपने इसमें से प्राप्त कर लिए और लाना है आपको 110, तो आपने 25 ही तो अभी और बाकी करना है। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि जीके के 38 क्वेश्चन में से और मैथ के 20 क्वेश्चन में से क्या आप लोग 25 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? तो बिल्कुल करो भाई। 25 क्या, मैं आपको 40 करवा दूंगा, क्योंकि आपको टारगेट जो है वो 110 नहीं बल्कि टारगेट हमने रखा है 120। तो इस प्रकार से मैं आपको प्रैक्टिस बढ़िया करके करवा दूंगा कि आपके 120 नंबर आ जाए। 120 प्रश्न आप लोग ठीक कर दो 150 में से। तो अभी जो मैं हिंदी पर फोकस कर रहा हूँ कि आपकी हिंदी बढ़िया करवा दूँ 37/37 की। उसके बाद हम लोग रीजनिंग भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे, जनरल अवेयरनेस में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके इतिहास है, ज्योग्राफी है, संविधान है, आपकी अर्थव्यवस्था है, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टैटिक्स के क्वेश्चन है, साइंस है, यूपी जीके है, करंट अफेयर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बस साथ आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है क्लास को, क्लास में बने रहना है, ठीक है। क्योंकि क्लास को जितना सपोर्ट करोगे ना, क्लास आपकी उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी। मैं टीचर्स आपके लिए ले आऊँगा भाई, बढ़िया बढ़िया टीचर्स। एक बात चल रही है एक सर से, ठीक है, तो वो आपकी साइंस में बहुत ही माहिर है, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में बहुत ही माहिर है। मैं सोच रहा हूँ कि उनको ले आऊँ जनरल अवेयरनेस के, ठीक है, के लिए। चलिए तो खैर अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई निम्नलिखित में से कौन सी होती है? शब्द होती है, वर्ण है, वाक्य है या उपवाक्य है? बताइए इसका राइट आंसर आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे भाई। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई आपसे पूछा जा रहा है कौन सी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अब। चलिए भाई, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? बताइए अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? देखिए अयोगवाह वर्ण जो होते हैं 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अंग और एक होता है आपका आह, ठीक। तो ये आपके 2 कैसे वर्ण हो गए? अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। चलिए, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, बताइए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, बताइए। जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करें, आपको इस प्रश्न से कई सारे प्रश्न याद रखना है। कौन कौन से याद रखना है? देखिए एक तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर हम लोग देखते हैं कि कितने वर्ण हैं। तो आपको याद रखना है उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं। उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं? तो आपको याद ये रखना है कि 45 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं भाई? 45 वर्ण है उच्चारण के आधार पर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर कितने वर्ण हैं? तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है 52 वर्ण है। स्वरों की संख्या आपको 13 भी मिलेगी, 11 भी मिलेगी, 10 भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, तो आप लोग भाई 13 बताओगे। अगर आपसे साधारण सा प्रश्न पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या बताओगे? तो आप लोग 11 बताओगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग 11 बताओगे, ये बात आपको याद रखना है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब आप लोग। भाषा निर्माण की इकाइयाँ का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो बताइए भाई, सही अनुक्रम आप सभी लोग बता दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि सबसे छोटी होती है ध्वनि। ध्वनि से जब कई सारी ध्वनियाँ अर्थात वर्ण बन जाता है, तो फिर वो शब्द बन जाता है। शब्द भाई, शब्द क्या होता है? कई सारे वर्णों को मिलाकर ही तो एक शब्द बनता है। तो शब्द को हम लोग एक तरह से देखा जाए पद भी कहते हैं। उसके बाद कई सारे पदों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। जिसके मैं घर जा रहा हूँ, तो इसमें मैं एक पद हो गया, घर एक पद हो गया, जा रहा, जा एक पद हो गया, रहा एक पद हो गया और है एक पद हो गया। कई सारे पद मिलकर क्या बन गए? वाक्य बन गए। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कई सारी ध्वनियाँ मिलकर शब्द बनती हैं, कई सारे शब्द मिलकर पद बनते हैं और कई सारे पद मिलकर वाक्य बनते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ठीक है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है आप सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और वीडियो को आप सभी लोगों ने शेयर नहीं किया भाई, तो रिक्वेस्ट है आप सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए स्टडी वाले ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ जो लोग यूपी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हो, जिनको मालूम ना हो भाई कि यूपी कांस्टेबल की तैयारी शुरू हो चुकी है यूट्यूब पर। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है। ठीक है, आज देखा जाए तो क्वेश्चन आपके वर्णमाला चैप्टर से लिए गए हैं भाई, वर्णमाला चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे लिए गए हैं जो आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाने की संभावना है। और ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्ज़ाम में कई सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको बताऊं संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। एक होती है छ, उसके बाद अगर हम लोग बात करें फिर होता है त्रा, और उसके बाद होता है ज्ञा, और उसके बाद आपका होता है श्रा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा छा जो है कौन से वर्णों के मेल से बना है, तो आपको याद रखना है का, हलंत, धन, शा। ठीक है, उसके बाद ताप त्रा आपसे पूछा जाएगा तो ये बना है आपका ता, धन, रा से, ये आपको याद रखना है। ज्ञा की अगर हम लोग बात करें तो ये बना है आपका जा से, हलंत और उआ से। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये आपका श्रा बना है शा से, हलंत प्लस रा। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताइए, अब आप लोग तो इसका आंसर दे सकते हो संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है। तो छा का भी जिक्र किया हम लोगों ने, त्रा का भी किया, ज्ञा का भी किया, लेकिन शाह का नहीं किया। तो शाह ये एक संयुक्त व्यंजन नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना है। देखिए जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि चैप्टर वाइज क्लास चालू कीजिए सर, बेसिक से पढ़ाइए, बिल्कुल बेसिक से, तो यही आपका चैप्टर वाइज है। देखिए ना, मैं एक क्वेश्चन जब आता है तो उससे सारे डॉप्ट यानी कि उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ाई कीजिए भाई, चैप्टर वाइज की फ़िक्र मत कीजिए। चैप्टर वाइज क्या, चैप्टर वाइज इसलिए बेस्ट है सबसे ज़्यादा आपके लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही आना है, तो क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और इस तरह से क्वेश्चन मैं आपको इस प्रकार से बता दूंगा कि आपके पूरे भाई चैप्टर तैयार हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए कि निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियाँ का सही अनुक्रम आपको बताना है। सिंपल से आपको बताना है भाई, पहले का वर्ग होता है, फिर चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, फिर पा वर्ग होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, कंठ कहते हैं। तो आपको इतना तो पता है कंठ सबसे पहले आता है, कंठ सबसे पहले आता है, तो कंठ सबसे पहले यहाँ पर आया है। ठीक है, उसके बाद तालु आया है। देखिए कंठ सबसे पहला होगा तो यही अंधाधुन आंसर लग जाएगा आपका, कंठ सबसे पहला होता है, तालव उसके बाद होता है, वर्ष उसके बाद होता है, दंत उसके बाद और ओष्ठ उसके बाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आप सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वो वाले वर्ण तो सबको याद है कि कंठ में का, खा, गा, घा होते हैं, उसके अलावा कौन कौन से होते हैं। कंठ में आपका छोटा आ आएगा, बड़ा आ आएगा, अंग आएगा, हा आएगा। आपसे पूछा जाएगा कौन से वर्ग में हा आता है, तो हा कौन से वर्ग में आता है, कंठ में आता है। मैंने आपको अभी बताया, छोटा आ, बड़ा आ, अंग और हा, ये 4 वर्ण आपके कंठ में आते हैं। तालव में क्या क्या आता है मैं आप सभी को बता दूं, बड़ी ई, छोटी ई, या और शा। आपसे पूछा जाएगा शाह जो है ये कौन से वर्ग में आता है, तो आप लोग क्या बताओगे, तालव बताओगे। लेकिन नहीं, आप लोग तो भाई भूल जाओगे, एग्ज़ाम आपके सामने आएगा, एग्ज़ाम में प्रश्न आपके सामने आए तो आप लोग तो भूल जाओगे। तो आपको भूलना नहीं है, भूलोगे कब, जब आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। डेली मैं आपको रिवीजन भी कराता रहूँगा, डेली मैं आपको नए क्वेश्चन भी बताता रहूँगा। और चैप्टर वाइज की रही बात तो मैं आप सभी को इस प्रकार से पढ़ाऊँगा कि आपके चैप्टर पूरे तैयार हो जाएं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें वर्ष की, तो वर्ष में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से आते हैं भाई बताना है आपको। देखिए वर्ष को हम लोग ता वर्ग बोलते हैं, ता वर्ग बोलते हैं ना, तो ता वर्ग बोले तो दंत वर्ग भी बोलते हैं, इसको हम लोग दंत वर्ग भी बोलते हैं। तो दंत वर्ग अर्थात दांत से कोई चीज़ काटना सरल होती है, तो सा, रा, ला, यानी कि ये 3 वर्ण आपके वर्ष में हो गए, अर्थात दंत में हो गए, दंत वर्ग हो गया। उसके बाद आती है आपकी दंत वर्ग की। ठीक है, तो दंत वर्ग आ गया, इसमें भी यही सारे हो जाए। देखिए वर्ष और दंत एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। उसके बाद आ जाता है ओष्ठ। अच्छा, इसमें मिसिंग कौन सा है आपको बताना है, इसमें मिसिंग कौन सा है, यानी कि मिस कौन सा हो गया। देखिए का वर्ग पहले आ गया, तालव आ गया, उसके बाद यहाँ पर मूर्धा वाला मिस है, यानी कि जिसमें टा ठा डाडा आता है। चलिए उसके बाद ओष्ठ वाला मैं आपको बता दूँ, तो ओष्ठ में आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा। ये वाले दोनों सेम होते हैं, यानी कि जो इसमें आते हैं वही इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अब इससे जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे ना कि पश्च स्वर से, तो वो मैं आपको सब बता दूंगा। देखिए जीभ के आधार पर अगर हम लोग बात करें ना, तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं। जीभ के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला होता है अग्र स्वर,
अग्र स्वर यानी कि वो स्वर जो हमारे जीभ के आगे वाले भाग से बोले जा सकते हैं। उसके बाद होता है मध्य स्वर, यानी कि वो वाले स्वर जिनको बोलने में हमारे जीभ का बीच वाला हिस्सा काम करे। मान लीजिए ये हमारी जीभ हो गई, तो इस जीभ के हमने 3 भाग कर दिए, ये सबसे आगे वाला भाग है, ये बीच का भाग है और ये तीसरा भाग है। तो अग्र स्वर आपका ये कहलाएगा, मध्य स्वर आपका ये कहलाएगा और पश्च स्वर आपका ये कहलाएगा। तो आगे वाले भाग से कौन से स्वर आप बोल सकते हो, तो वो स्वर कहलाएंगे। उसके बाद बीच वाले भाग से आप कौन कौन से स्वर बोलते हो ये आपको बताना है, और पीछे वाले पश्च स्वर से आप लोग कौन कौन से स्वर बोलते हो तो ये आपको बताना है। तो तीसरा हो गया आपका पश्च स्वर। अच्छा, आप लोग ज़रा बोल के देखिए छोटा आ। जब आप लोग छोटा आ बोलोगे ना, तो मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि आपका जीभ के बीच वाला भाग काम करेगा। आ, ज़रा आप लोग आ बोलिए, किया ना। तो मध्य स्वर आपका क्या हो गया, मध्य स्वर हो गया आपका छोटा आ। केवल यही एक स्वर है जो आपका मध्य भाग से बोला जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अग्र स्वर की। तो ज़रा अग्र भाग का, यानी कि अग्र भाग बोले तो जीभ का आगे वाला हिस्सा आपका काम करेगा। छोटी ई बोलिए, छोटी ई बोला ना आपने, बड़ी ई बोलिए। तो बड़ी ई जब आप बोलोगे, छोटी ई बड़ी ई, तो आपका जीभ का जो आगे वाला भाग है ना वो काम करेगा, पीछे वाला काम नहीं करेगा और बीच वाला काम नहीं करेगा। उसके बाद बोलिए ए बोलिए आप लोग ज़रा, उसके बाद बोलिए ए। तो इन दोनों को बोलने में आपका जीभ का आगे वाला भाग काम किया ना, तो ये आपके अग्र स्वर हो गए। ये तो ये चारों। पश्च स्वर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, बड़ा आ बोलेंगे, छोटा आ बोलेंगे तो बीच वाला काम करेगा ये जीभ का हिस्सा। उसके बाद जब आप लोग बड़ा आ बोलोगे तो आपका जीभ का पीछे वाला हिस्सा काम करेगा, अर्थात पश्च भाग आपका काम करेगा। बड़ा आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, औ हो गया। तो जब ये आप लोग बोलोगे ना, तो कौन सा भाग काम करेगा आपका, पश्च स्वर वाला भाग करेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भाई कौन सा आपका पश्च स्वर हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया छोटा आ क्या होता है, मध्य स्वर होता है, और आपका बड़ा आ क्या होता है, पश्च स्वर होता है। बात अभी मैंने आपको बताई। बड़ी छोटी ई की बात करें तो छोटी ई है, बड़ी ई है, ये आपके अग्र स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है जो मुझे आपको समझाना था वो आप सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। देखिए, घोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है। बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, कौन सा वर्ण घोष है, कौन सा वर्ण अघोष है। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी लोग। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, आपने वो पढ़ा होगा भाई का वर्ग तालव वर्ग वाला। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए का, खा, समझिएगा आप लोग, ध्यान से समझिएगा, गा, घा और ये वाला आप कड़ा। तो मैं आप सभी को यहाँ पर बताना ये चाहता हूँ, इसके हमने 5 भाग कर दिए, 5 इसके हो गए ना, 5 लाइनें। तो यहाँ पर जो आपका पहला वाला है ना, ये आपका अघोष होगा, यानी कि पहले वाले भाग में जितने भी आपके आएंगे वर्ण, तो वो सारे अघोष होंगे। उसके बाद वो सारे वर्ण अघोष भी होंगे और अल्प प्राण भी होंगे। ठीक है, अल्प प्राण भी होंगे। दूसरा वाला आपका जो आएगा वो सारे वर्ण कौन से होंगे, अघोष होंगे और महाप्राण होंगे। उम्मीद है ये थोड़ी सी दिक्कत आपको करेगा समझने में, लेकिन मैं आपको भाई समझा दूंगा। ठीक है, क्या करवा दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा। चलिए, मैं आपको दूसरा एक इस्तेमाल करता हूँ शब्द, दूसरा तरीका इस्तेमाल करता हूँ। चलिए भाई, दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप लोग क्या बोलोगे भाई, क्या बोलोगे, जब आप लोग घोष बोलोगे ना, तो घोष की आवाज़ आपको निकलेगी। देखिए, पाम बोला ना तो कोई भी घोष नहीं हुआ, कोई भी घोष नहीं हुआ। टा भी बोल दिया हम लोगों ने, था भी बोल दिया, लेकिन जब हम लोग दा बोलेंगे, दा बोला ना, तो यहाँ पर घोष की आवाज़ आएगी भाई। घोष होगा, एक घर्षण सा होगा, हुआ घर्षण। दा बोला आपने, दा, पा बोला कोई घर्षण नहीं, टा बोला कोई घर्षण नहीं, था बोला कोई घर्षण नहीं। दा बोलने में आपका क्या हो रहा है भाई, घर्षण हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर जिस भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में एक कंपन सा होता है, एक कंपन सा होता है, घर्षण सा होता है। तो वो वाले हमारे कौन से वर्ण हो जाते हैं, घोष वर्ण हो जाते हैं। ठीक, बाकी सारे कैसे वर्ण हो जाएंगे, अघोष वर्ण हो जाएंगे, क्योंकि इनमें कोई कंपन ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब कौन सा पश्च स्वर आपका पूछा जा रहा है। पश्च स्वर बताइए भाई कौन सा है, पश्च स्वर आप लोग बताइए कौन सा पश्च स्वर है। अच्छा, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है शायद। तो मैंने आपको बताया था छोटा आ मध्य स्वर है और बड़ा आ आपका कैसा है, बताइए भाई। बड़ा आ आपका पश्च स्वर है और छोटी ई आपका कैसा है, अग्र स्वर है। तो उम्मीद है इसका भी आंसर आप लोगों को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के, निम्नलिखित में से किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर जो ला है ना, ला, ये आपका पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताइए, लुंठित व्यंजन आपसे पूछा जाएगा। लुंठित व्यंजन आप सभी लोग क्या बताओगे,
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। लुंठित व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए, इनमें से कौन सा वर्ण लुंठित व्यंजन है, ऐसे करके प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे? रा बताओगे, आप सभी लोग रा बताओगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है, तो आप लोग क्या बताओगे? तो आप लोग बताओगे ला। ठीक है ना, आप लोग क्या बताओगे? आप लोग बताओगे ला। ये बात आप सभी को याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वर है, अर्धस्वर कौन सा है, ये आपसे पूछा जाएगा। और अर्धस्वर भाई दो ही होते हैं। अर्धस्वर कितने होते हैं? दो ही होते हैं। मैं आपको बता दूं कौन कौन से, या और वा। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वर है, तो कोई ना कोई एक ऑप्शन में होगा, उसी को आपको टिक कर देना है और अपने 1.5 नंबर एक। इस क्वेश्चन को देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो बताना है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग इसका सही उत्तर। देखिए, छोटा आ कंठ वर्ण की अभी मैंने आपको बात बताई थी। कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, उसमें मैंने आपको क, ख, ग, घ, ड़ बताया था। उसके अलावा मैंने आपको छोटा आ भी बताया था ना, बड़ा आ भी बताया था, अंग भी बताया था और आपका हा भी बताया था। तो आप लोग मुझे ये बताइए क्या छोटा आ जो है ये कंठ ध्वनि है एक? तो बिल्कुल है भाई कंठ ध्वनि, 20 बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। उसके बाद देखिए बड़ा आ जो है दीर्घ स्वर है या नहीं दीर्घ स्वर है, आपको ये बताना है। तो देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में हमको क्या अधिक समय लगता है, यानी कि बड़ा आ बोल रहे हैं तो दीर्घ स्वर आया, ये बड़ी ई बोल रहे हैं, सब बड़े बड़े होते हैं भाई। दीर्घ स्वर बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, ओ है, औ है, ये सारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? जो छोटे होते हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जिसके छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, ऋण है। ठीक, जो ह्रस्व स्वर होते हैं ना, ह्रस्व स्वर मैं यहाँ पर आपको लिखकर समझा देता हूँ, वही मूल स्वर ही कहलाते हैं, वही मूल स्वर कहलाते हैं। तो छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और ऋण हो गया, ये सारे आपके मूल स्वर भी कहलाते हैं और ये सारे आपके ह्रस्व स्वर भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या छोटी ई मूल स्वर है? तो बिल्कुल भाई, यहाँ पर देखिए छोटी ई आपका मूल स्वर हो गया, बड़ा आ आपका दीर्घ स्वर है, तो बिल्कुल आपका बड़ा आ दीर्घ स्वर हो गया। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बड़ी ई आपका संयुक्त स्वर है, तो बड़ी ई आपका बिल्कुल संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, संयुक्त स्वर ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी को चुन रहे हैं तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर करेंगे। बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, ये बात आपको बताना है। बताइए, देखिए अभी कुछ देर पहले लगभग कुछ टाइम पहले आप लोग बेल आइकन दबा लेना वीडियो का, मैं उसमें आपका लाइव टेस्ट लूँगा। ठीक है, जैसे लेता हूँ। ठीक है, और उसमें मैं करूँगा क्या, स्पेशली मैं ये करूँगा कि जो भी लोग सही आंसर देंगे भाई, ठीक है, सही आंसर देंगे उनके नाम लेकर भाई उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है भाई कि आपका आंसर सही हो और आपका नाम अनाउंस किया जाए। तो इस क्वेश्चन को खैर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाप्राण वर्ण का है, बताइए। जल्दी से बताना है आप सभी को इसका राइट आंसर। देखिए अल्प प्राण की बात करें, दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण है, कौन सा महाप्राण वर्ण है। तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है जिन व्यंजनों का हम जब उच्चारण करते हैं तो उनमें कम समय लगता है, ठीक है, यानी कि कम हवा निकलती है, तो वो आपके अल्प प्राण होते हैं। क्योंकि अल्प का मतलब ही कम होता है, ठीक है, अल्प का मतलब क्या होता है, कम होता है, और प्राण का मतलब होता है हवा। तो कम हवा निकले जिनके उच्चारण में अल्प प्राण कहेंगे, अधिक हवा जिनके उच्चारण में निकले उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम महाप्राण कहेंगे। तो आपको बताना है यहाँ पर महाप्राण कौन सा है वर्ण, बताइए। तो देखिए रा कहा, बात खत्म। ठीक है, रा कहा, बात खत्म। उसके बाद ला कहा, ये भी एक अल्प प्राण हो जाएगा, ला। वा कहा, यहाँ पर बहुत छोटा सा, यानी कि बहुत ज़्यादा हवा की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ज़्यादा प्राण की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब हम लोग सा कहेंगे यानी कि यहाँ पर खिंचाव महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, तो यहाँ पर आपका महाप्राण हो जाएगा। अधिक हवा लग रही है, सा ला हो गया, रा हो गया, वा हो गया, सा, तो ये आपका महाप्राण हो जाएगा। देखिए ये आपको सीखने की कला कब आएगी, जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और हर एक क्वेश्चन को मैं इसी प्रकार से बताऊंगा। चलिए बात, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अब कि छह ध्वनि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है, ये बात आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था छा जो है ना, छा जो है ये आपका एक संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, और का
प्लस शाह से बनता है। ये किससे बनता है भाई? का धन शाह से बनता है, ये बात आप सभी को याद रखना है। उसके अलावा आपके संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? त्रा होता है, ज्ञा होता है और श्रा होता है। तो यहाँ पर आपका छा जो है ये आपका कैसा हो जाएगा भाई? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, अर्थात संयुक्त वर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तालव्य की अगर हम लोग बात करें तो तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये आपके चा है, छा है, जा, झा, उआ है और या और शाह है और छोटी ई और बड़ी है, ये आपके तालव्य हो जाएंगे। मूल स्वर अभी मैंने आपको बताई, देखिए जो मूल स्वर होते हैं ना वही आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। और मूल स्वर अर्थात ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋण। दीर्घ स्वर की बात हम लोग कर लेते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है भाई? दीर्घ नाम से ही महसूस हो रहा है, बड़ा, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ये सब दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब आप लोग कि प्रयत्न के आधार पर ला निम्नलिखित में से किस प्रकार की ध्वनि है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। सभी लोग बताएंगे भाई। ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पार्श्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? पार्श्विक इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं आपको बताना है। उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं ये बात आप सभी को बताना है। तो जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, और वीडियो को भाई आप सभी लोग शेयर करके जाएंगे जब वीडियो एंड हो जाएगी, ठीक है। तो उच्छिप्त व्यंजन की अगर हम लोग बात करें ना, तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? उच्छिप्त व्यंजन के बारे में बताइए भाई। और प्रकंपित भी आपको बताना है, ये सब आप ही बताओगे भाई प्रकंपित के बारे में। चलिए भाई, तो उच्छिप्त को देख लेते हैं। ये आपके इस प्रकार से ये 2 ही उच्छिप्त व्यंजन के बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था ही नहीं, इतने ही क्वेश्चन थे। तो अब आप सभी को वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। अगर आपको भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 में बनना है, 2021 में अगर आप लोग परीक्षा दे रहे हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो कब तक चलेगी भाई? तब तक चलेगी जब आप तक का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब आप तक लोग जो है आपके साथ हम लोग जब तक रहेंगे जब आप लोग ज्वाइनिंग तक नहीं चले जाओगे, ठीक। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देना होगी रिज़ल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में। तो एग्ज़ाम तक जो है आपको क्लासेस चलेंगी आपकी, ठीक है। आप सभी को सपोर्ट करना है, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आप सभी को वीडियो को शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे तो हमारे अंदर क्या ऊर्जा हो जाएगी, हम लोग एक ऊर्जा तरीकेवान तरीके से आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे। तो आप सभी को शेयर करना है वीडियो को। चलिए भाई, तो मिलते हैं हम लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।